Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. We are starting this next episode of our essay discussion forum. Today's topic is Pakistan's preparedness to meet disasters. Disasters एक natural disasters जो हैं वो एक common phenomenon है पूरी दुनिया में, common phenomenon है पूरी दुनिया में, और countries जो हैं उन्होंने उसके लिए पहले preparation की होती है या नहीं की होती है, सारे का ये डिस्कशन आज हमारी इस बड़ा जबरदस्त टॉपिक और पर्टिनेंट टॉपिक, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसकी बहुत अहमियत है, और एथिक के लिहाज से भी इसको जो है वो इस टॉपिक की बहुत अहमियत है। तो हमारे रिसर्चर्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो अपनी आउटलाइन जो रिसर्च जो है वो तैयार की हुई है। एक चीज मैं वजाहत करना चाहूंगा, पिछले दिनों टेस्ट वगैरह को मार्क करते हुए देखा कि आप में से काफी सारे लोग, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सुन लीजिएगा, आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो इन्हीं आउटलाइंस को फाइनल समझ के अपनी आउटलाइन बना रहे हैं इसको, और उसके मुताबिक जब वो एग्जामिनर्स को शो करते हैं, मुझे भी जब उन्होंने शो की तो उसके अंदर गलतियां निकाली हमने। उसकी वजह यह है कि ये वाली बेसिकली एग्जामिनेशन की आउटलाइंस नहीं है। जरा कोशिश करें, जरा इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि these outlines are basically a means of disseminating the research and related material to you। जो आपका जो उसका आपकी जो फैक्ट बुक का जो मटेरियल है बेसिकली ये वो है, और वो आपको देने का तरीका क्या है। वरना आपको पता है आउटलाइन कभी भी जो है वो दो लेवल्स पे नहीं होती। उसकी हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी बस, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब हेडिंग के बाद उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। लोग इसी तरीके से एग्जाम्पल्स भी अपनी आउटलाइन में एग्जामिनेशन में लिखना शुरू हो गए हुए हैं, और जब उसको काट रहे हैं तो एग्जाम्पल देते हैं जी आपकी ऐसे डिस्कशन फोरम के अंदर ये दिया हुआ है। तो भाई ये ख्याल रखें कि ये एग्जामिनेशन की आउटलाइन नहीं है, प्लीज इतनी तो कम से कम इसके अंदर चेंजेस करें ना, आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जब अपनी एग्जामिनेशन वाली आउटलाइन बनानी है तो इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं, रिसर्च अपने पैराग्राफ के लिए ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल आउटलाइन उसी मेथड्स के मुताबिक बननी है जैसे कि एग्जामिनेशन की आउटलाइन आपको मैंने सिखाई है, ये सिखाई जाती है। तो इन को समझना, जैसे शाहसवार जो है वो अपनी हमेशा उसने अपनी आउटलाइन के ऊपर लिखा होता है डिस्क्लेमर, एक तरह से मैं आपको वो लाइन भी पढ़ के सुनाता हूँ कि ये मटेरियल बेसिकली आप तक रिसर्च पहुंचाने का तरीका है, या इस टॉपिक के ऊपर किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट शुरू में इस मीटिंग की जो था वो आपको कन्वे करना जरूरी था। ओपनिंग द मीटिंग वुड बी शाहसवार जफर्स आउटलाइन। Next, I would switch over to Shahswar's outline. अब ये देखें यहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है इसने कि text in this format is helping material to be filled, not outlines part. This is something important to understand, right? So over to Shahswar. Bismillah. जी, thank you, sir. Good morning, dear group members. So, our topic is Pakistan preparedness to meet natural disasters. So, let us move to our topic. And first of all, we will discuss how our outline is distributed in different parts. First of all, introduction. Then we will have a just overview of Pakistan geography and the recent natural disasters we have. And then we will see the relations between how Pakistan is related to natural disaster. Every country is, but what is particular in case of Pakistan? And then we will see that natural disasters and Pakistan preparedness. In this section, we will generally overview the theoretical framework or the establishment of bodies, etc., where we have done exceptionally good. Then we will move towards the areas where Pakistan could not flourish in terms of natural disaster preparedness, and then we will see how can we enhance our capacity building or the point where we need further collaboration, further work, and then we will conclude our topic. So let us move to the introduction part. And introduction, here we shall find the thesis statement, and we agree in the statement that although there have been many dangers on the on the planet for life, and these have increased manifold since the scientific era, but particularly
Natural disaster is such phenomena that has remained constant and still available till the inception of life, and it will continue to haunt the humanity. And why there are natural disaster? If we talk about Pakistan, there are two main reasons. We will discuss in detail later on, but one is the emerging mountain. We shall see later on, and the geographical location of Pakistan. And it is also being confessed that our preparedness is not up to the mark at this point of because we have seen through some recent natural disasters. Let us move to our overview paragraph. Starting from the northern side of Pakistan, we have floods, forest fires, earthquakes. Then we move toward the plains of Punjab and Sindh. We have floods as well as earthquake in Balochistan and heat wave in Sindh. Even locust attack we have witnessed in the last decade, particularly in 2020 during the COVID also. And in जस्ट अगर इसको समराइज करें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का कमोबेश कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई नेचुरल अटैक का हर टाइम खतरा ना हो। हर एरिया में कोई ना कोई खतरा किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा है और अभी भी आता रहता है। तो रिसेंट अगर हम बात करें 2005 से जो हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं उनसे देखें तो सबसे पहले एक अर्थक्वेक आया जो कि साउथ एशिया का सबसे डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर भी समझा जाता था। उसके बाद पाकिस्तान में लगातार काफी सालों तक फ्लड आता रहा, जिनमें से 2010 और 2022 का भी जो रिसेंट आया है वो बहुत प्रोमिनेंट है। फिर लोकस्ट अटैक भी हुआ 2018 से 2021 के दरमियान। मोस्ट प्रोमिनेंट 2020 का था जो कि हमारे सिंध, सदरन पंजाब और बलोचिस्तान के एरियाज को इफेक्ट किया। फिर हीट वेव्स भी कराची में बहुत इमेंस आती रही हैं। तो इन चीज़ों से जो हमें पता चला कि जब हमने हाउ दे रिलेट टू पाकिस्तान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर भी है वो अर्थक्वेक है। और पाकिस्तान में अर्थक्वेक क्यों आते हैं? वी ऑल नो कि वी आर ऑन द लाइंग ऑन द जंक्शन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट इज इंडियन एंड यूरेशियन। और इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो हिमालयाज रेंज के नीचे लाई करता है। और उसके बाद हमें पता है कि ये जो कन्वर्जिंग टाइप का है, कन्वर्जिंग टाइप में सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ से साइंटिस्ट को पता Please. तो बलोचिस्तान में अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद जब हम सिंध के एरिया में आते हैं तो वहाँ पे हीट वेव्स होती हैं, फ्लड होता है, लोकस्ट अटैक होते हैं वहाँ पे। तो हम ओवरऑल जब इस सिचुएशन को समराइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली पाकिस्तान का कोई भी एक ऐसा इवन एक इंच भी स्पेयर नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल क्लैमिटी, नेचुरल डिजास्टर ना आता हो, या पहले हिस्ट्री में ना आया हो या अभी ना आता हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर है कोविड, उसने तो डेफिनेटली पूरे कंट्री को विदाउट बॉर्डर उसने ट्रांसग्रेस किया है। तो जो रिसेंट अगर हम देखें तो अर्थक्वेक 2005 का है। इवन उसके बाद भी आते रहे हैं, लेकिन ये वाला एक वन ऑफ द डेडलीस्ट इवेंट था साउथ एशिया का। उसके बाद पिछले काफी अरसे से फ्लड्स आ रहे हैं, जिनमें से 2010 और 2022 वाला बहुत प्रोमिनेंट है। फिर लोकस्ट अटैक हुए हैं, पर्टिकुलरली 2020 के थे। उसके बाद हीट वेव्स आई हैं, 2015 की बहुत डेडली थी, उसने आगे हम देखेंगे कैसे डिवास्टेशन की है। उसके बाद इन सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वहाँ उनको जब हम देखते हैं, दूसरी साइड पे हम अपना रिस्पांस रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अभी हमें अपनी कैपेसिटी काफी एनहांस करने की जरूरत है। अब हेडिंग नंबर 3 में हम उन फैक्टर्स को ओवरव्यू करेंगे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का रिलेशन एक नेचुरल डिजास्टर के साथ लाइक सॉर्ट ऑफ परमानेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। उसमें सबसे मेन जो फैक्टर है वो अर्थक्वेक का है। और अर्थक्वेक में हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान का जो एरिया है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बेल्ट, वो लाई करती है एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन, जो कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पूरी दुनिया में गालिबन 7-8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनमें से एक का जो मीटिंग कन्वर्जिंग पॉइंट है वो हमारी जियोग्राफी पे लाई करता है बीनीथ द हिमालयस माउंटेन। और ये क्योंकि हम जानते हैं कि इस माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल ग्रेजुअली थोड़ी सी बढ़ जाया करती थी, तो वहां से रिसर्च की तो पता चला कि ये नियरली 1 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से हर साल बढ़ रही है।
मजीद उसको एक्सप्लोर करने पे पता चला कि बेसिकली ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है ये कन्वर्जिंग टाइप की है और ये स्टिल इन मोशन है। अगर हाइट सालाना एनुअली बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब देयर इज स्टिल समथिंग गोइंग ऑन, और उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं। जैसे कश्मीर का हमने देखा है 75,000 पीपल की वहां से मौत हुई। तो इस तरह जो मेन फैक्टर हमारा वो तो अर्थक्वेक हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्लाइमेट चेंज पे। अब क्लाइमेट चेंज की मोस्ट ऑफ द रीजन तो एंथ्रोपोजेनिक है यानी मैन मेड है, लेकिन दो उसमें रीजन जो ऐसी है क्लाइमेट चेंज की जिनमें डायरेक्टली ये नेचर इन्वॉल्व है, उसमें हम तरक्की ना भी करते तो भी उन्होंने होना था। उसमें सबसे पहले जिनको नेचुरल ड्राइवर कहते हैं उनमें वोल्केनिक इरप्शन है, तो यह जो हमने ऊपर देखा कि अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो एनिमल डंग टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सिंपली उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, तो सप्लाई भी बढ़ाते हैं हम। तो वहां से क्या होता है एनिमल डंग से बेसिकली बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है। मीथेन गैस बढ़ती है, मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस एमिशन है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वहां से ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है वो शुरू होती है और ओशन का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वहां से रेनफॉल का पैटर्न ज्यादा होता है और इरेगुलर भी होता है। वहां से फ्लड आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होता है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, और अल्टीमेटली फूड इनसिक्योरिटी होती है। उसके बाद इसमें हमने बेसिकली दो नेचुरल डिजास्टर को कवर किया है, एक तो फ्लड्स हैं और एक फूड इनसिक्योरिटी है। उसके बाद हम कोविड पे आते हैं, कोविड-19 एंड इमेंसिपेशन ऑफ अदर ग्लेशियर ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीबीसी की एक रिसर्च है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में, जहां से हमें पता चलता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, हमने ऊपर देखा ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहे हैं, तो वहां से पता चला कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उसमें ऑफ द लॉन्ग टाइम अगो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुए हैं वो लिबरेट होते हैं। वो जब लिबरेट होते हैं तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की यहाँ पे डिजीजेस आती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल होती है, और कोविड-19 को भी उसी से एट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें बताया गया कि अगर इसी ट्रेंड से ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो 0.1 मिलियन टन माइक्रोब्स, 0.1 मिलियन टन ऑफ माइक्रोब ये रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में अगले 80 ईयर्स के दौरान। और ये कितना है हमें सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कोविड का जो वायरस है वो लिबरेट हुआ था और उसकी कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है दुनिया में। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रीजन है ग्लेशियर लेक का जो आउटबर्स्ट होता है, वहां से फ्लड बनता है। फ्लड से लेक फ्लड तो आता ही आता है, साथ कुछ हम अताबाद झील के केस में बात करें तो वो पूरा एक हमारा कराकोरम हाईवे का नेटवर्क था जो कि उसके नीचे आ गया है, अताबाद लेक के नीचे। और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज इसके अलावा होता है। देयर आर न्यूमेरस ऑफ अदर इश्यूज। फिर हम लोकस्ट अटैक को देखते हैं कि जो कि अफ्रीका में शुरू होता है, बलूचिस्तान इसका एक प्रॉपर रूट है जो उसको फॉलो करता है हर कुछ अरसे के बाद periodically, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीका, यमन, वहां से होते होते बलूचिस्तान आता है, सिंध, सदर्न पंजाब, वहां से इंडिया, इंडिया से बंगाल, और फिर ये आगे से वापस हो जाता है। उसमें हम देखते हैं हमारा क्रॉप्स का डैमेज होता है, हमारी लाइफ कितना अरसा पूरा हफ्ते हफ्ते वहां पे इस एरिया में रुकी रहती है, बाहर लोग नहीं निकल सकते, पूरा एक साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ का। फिर हम हीट वेव्स को देखते हैं जिसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर हीट वेव्स की वजह की हम बात करें, सर प्लीज थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। हीट वेव्स की वजह की अगर हम बात करें तो डॉक्टर आसिफ शुजा जो कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के एक्स डीजी भी रह चुके हैं, उनके मुताबिक ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। और उसमें जो और तीन मेन फैक्टर है वो डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन, और ये जो नंबर ऑफ कनेक्टेड ये एसफॉल्ट हाईवेज हम बनाते जा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि वी नो फील्ड बहुत मैनीफोल्ड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसने तकरीबन 2,000 लोगों को डायरेक्टली भी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ अबाउट 2,000 पीपल पर्टिकुलरली इन कराची एंड थर एरियाज एज वेल। इसी तरह इंडिया में भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है इसकी वजह से। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, और जिन एरियाज में हमारी प्रिपेयर्डनेस है अगर एक लाइन में हम बताएं वो कौन से एरियाज हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं या कुछ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट आई मीन के जो इदारे हमने इस्टेब्लिश करने होते हैं उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले हम सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन में, और में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो HFA कहलाती है, हायोगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन।
जो कि जनवरी 2005 में हमने किया था, और ये बताती है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में एफर्ट में क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। इट इज अ ब्लूप्रिंट जो पूरा एक रोड मैप हमें बताती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थ्योरेटिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, तो वो हमने स्टेप कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारी जो अपनी विद इन कंट्री लेजिस्लेटिव मेजर आती है, उसमें जो मेन है और गालिबन वाहिद भी है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। ये बेसिकली ऑर्डिनेंस हुआ करता था 2006 में। इसको अगली जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उसने एक्ट के तौर पे इसको अप्रूव किया, और उसके थ्रू हमने काफी बॉडीज स्टैब्लिश की, जैसे एनडीएम कमीशन है, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर एनडीएमए है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं नेशनल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद हमने नेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट पे, फिर एक रिस्पांस फोर्स भी हमने बनाई। तो यहाँ तक हमारे चेक मार्क कंप्लीट होते जा रहे हैं। लेजिस्लेशन भी हम कर रहे हैं, हम उसे रेलिवेंट इदारे भी बना रहे हैं, और इवन पीएम को भी डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हमने किया हुआ है अपडेट रखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने फर्दर कौन सी बॉडीज बनाई। वो तो बॉडीज थी जो लेजिस्लेटिवली बनी है, उसके अलावा हमने कौन कौन सी मजीद बॉडीज बनाई हुई हैं या फिर जो इन्वॉल्व होती हैं। अगर मिटिगेशन की बात करें, जो कि प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, उसमें हमारा फ्लड कमीशन होता है। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वापडा होता है, बिकॉज वापडा वी नो इलेक्ट्रिसिटी बनाना उनका सेकंड ऑप्शन है। सबसे पहले वो वाटर कंट्रोल है, जब क्योंकि वाटर एंड पावर है, सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट उसमें आती है। फिर हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, सिपार्को है। फिर रिस्पांस की बात करें, जो कि एक्टिव अप्रोच में आता है, उसमें सिविल एंड आर्म डिफेंस है, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, फायर ब्रिगेड, नेशनल मैनेजमेंट क्राइसिस नेशनल सॉरी क्राइसिस मैनेजमेंट सेल है। उसके बाद एनसीओसी है, जो कि कोविड के केस में बना था। फूड डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल रिलीफ कमिश्नर हैं। फिर रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी के इदारों में अगर हम आए, जो कि रिएक्टिव अप्रोच होती है, कि अब डिजास्टर होकर चला गया, अब हमने क्या करना है। उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो एरा है, अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी अथॉरिटी। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के अलावा भी इसमें बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनको एनजीओ या आईजीओ कहते हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो मेन है वो यूनाइटेड नेशन है। उसके अलावा ईदी है, अल खिदमत, ये रेड क्रिसेंट है, हिलाल अहमर जिसको हम कहते हैं। इन सब की जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करनी होती है, क्योंकि लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट फ्यूटाइल होती है, उसको कहीं ना कहीं से मैनेज या एडमिनिस्टर किया जाता है। वो काम फिर दो दो तीन लेवल पे हो रहा होता है। सबसे पहले नेशनल लेवल पे तो एनडीएमए करता है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमए करते हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, और उनको कुछ अख्तियार डेलीगेट किए जाते हैं डीडीएमए में, आई मीन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद हम उन एरियाज में आते हैं कि जो जहाँ पे हम बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, बहुत लैग हम कर रहे हैं, रिपीटेडली नेचुरल डिजास्टर आते हैं, लेकिन हम उनसे शायद सीखते नहीं है या कैपेसिटी एनहांस नहीं कर पा रहे, उन पे हम आते हैं। सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव का एक इशू है वो ये कि वी नो 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई, और वहाँ से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो नेशनल नेशनल से डेलीगेट कर दिया गया प्रोविंशियल इशू पे। अब वो डेलीगेट किया गया जल्दी जल्दी में, जहाँ पे बाकी इश्यूज हम जानते हैं, हेल्थ में आया, एजुकेशन में आया, वहीं पे डिजास्टर में भी इशू आया। और इसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं थी इनको डेवलप करने के लिए। फिर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि क्लियर लाइन डिफाइन नहीं होती कि नेशनल के यानी फेडरल गवर्नमेंट के क्या अख्तियार आते हैं और प्रोविंशियल के क्या है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी तक हमारा कंट्री सफर कर रहा है, इवन लास्ट फ्लड में भी, क्योंकि क्लियर रूल डिफाइन नहीं हुआ था। और जब इतना जल्दी डेलीगेट किया था, प्रोविंसेस की वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको हैंडल कर पाए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अख्तियार चाहिए, मैन पावर चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी चाहिए। उसके बाद चले अख्तियारात हमने दे दी, अख्तियारात देने के बाद रिसोर्सेज पे बात आती है, तो वो हमारे पास बहुत कम है। हमें कैसे पता चलता है बहुत कम है। इवन प्रोविंसेस तो दूर हैं, चले हम सेंटर की बात करते हैं। अभी कुछ अर्से पहले एक काफी मशहूर एक शॉपिंग मॉल है कैपिटल का, वहाँ पे आग लगी, तो पता चला कि वहाँ पे जिस हाइट पे आग लगी है उस हाइट तक पहुंचने के लिए पूरे इस्लामाबाद में कोई लैडर ही नहीं है। सीढ़ी है कि हालांकि पूरी फायर ब्रिगेड की टीम है, लेकिन उनके पास ये रिक्वायर्ड इक्विपमेंट नहीं था। अखबारों में आता रहा। उसके बाद अभी फ्लड हमने देखे हैं 2022 में, उसमें भी हम देखते रहे हैं कि सरकारी इदारों के पास बोट्स नहीं थी, क्योंकि पानी हर तरफ था। तो जो भी ये इक्विपमेंट था, जब मोस्टली एनजीओ के पास था या बाहर से वो लेके आ रहे थे। फिर करप्शन
कि बहुत केसेस यहाँ पे आते हैं, पर्टिकुलरली एनडीएमए में जो लास्ट कोविड के टाइम पे इनके चेयरमैन थे, उन पे बहुत एम्बेजलमेंट के भी चार्जेस उन पे लगते रहे हैं। और एक दफा तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कॉन्फेस किया गया था कि पर हेड जो है कोविड के पर पेशेंट पे 2.5 मिलियन रुपीज एक्सपेंस आया है, और जस्टिफाई नहीं हो पाया कि 2.5 मिलियन कहाँ पे लगे हैं पर हेड। उसके बाद हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी जो नो रेड टेपिज्म होता है, वो हाईली राइजिड उनका स्ट्रक्चर होता है रूल्स रेगुलेशन पे, तो वो इतना सेफ डिसीजन मेकिंग नहीं होता। तो हमने जो नए दायरे बनाए थे ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे बनाए थे, उनके मॉडल पे। लेकिन एंड पे हमने देखा कि वहाँ पे भी डेपुटेशन पे सिविल सर्वेंट जाते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर इनका वही बन जाता है जो कि एक ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, सेक्रेटेरिएट का होता है। डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान दिया जाता है आउटकम के बजाय। उसके बाद जो मेन मेन रीजन है वो हमारे प्रोएक्टिव मेजर नहीं होते। अभी जो 2022 का फ्लड आया, इसमें हर तरफ से इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल हमें वार्निंग दी गई थी कि फ्लड आएगा और इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना पानी जाएगा, हमें सब मालूम था। लेकिन उसके बावजूद हम कोई मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सके। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तो हमने पूरा बना लिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आ गई, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, बाकी एरियाज की जगह जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन हमारी लैग कर रही है। Now we shall see how can we enhance our capacity building in case of fighting natural disaster. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन काम हमें करना है वो ये है कि डाटा को शेयर करना है, क्योंकि डाटा इज एवरीथिंग टुडे। अगर डाटा पे हमारी ग्रिप अच्छी है तो हम अगले 50 साल को भी एक्स्ट्रापोलेट करके हम प्रिसाइसली बता सकते हैं कब क्या होने वाला है। डाटा शेयर करें, एक्सपर्टीज अपने जो मैन पावर है उनकी शेयर करें। यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी बॉडी है स्पाइडर के नाम से, स्पाइडर उसका एब्रीवेशन है। इसी तरह हमारे स्पार्को की सैक्रेड के नाम से एक डिपार्टमेंट है उनका, जो कि ये फ्लड के केस में अर्ली वार्निंग को रेज करता है, और उनकी एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन होती है। और हमने लास्ट हेडिंग में देखा कि हमने फ्लड की वार्निंग इशू की थी लेकिन काम नहीं हो सका। चलें, वार्निंग भी अगर हम इशू कर रहे हैं तो इट इज बी हाफ स्टेप तो यहीं तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इसको फर्दर हमने एनहांस करना है। फिर एनडीएमए ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक रिस्क इंश्योरेंस फंड इनिशिएट करवाया है, जिससे मेन फायदा तो ये होगा कि चलें जो रिस्क अफेक्टेड है उनको कुछ माली मदद हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान को पैसे बहुत चाहिए होते हैं सून आफ्टर द सिचुएशन, रिहेबिलिटेशन के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, या इवन ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद जो 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारा इशू है कि एनडीएमए और पीडीएमए के दरमियान की क्लियर कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिमार्केशन नहीं हुई कि किसका क्या काम है। उस पर हमने एक्सटेंसिव काम करना है और एक दफ़ा करना है, और जो लाइफ टाइम हमें फायदा देगा एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्रैक्टिस। और उनको ड्यू शेयर इनका देना है, बिकॉज वी नो फेडरल टैक्स कलेक्ट करके प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर हमारा मेन फोकस जो है, जो सॉल्यूशन है वो इंडिजीनियस होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए इनोवेशन करें, और इनोवेशन करके इंडिजीनियस सॉल्यूशन निकाल। लाजमी नहीं है कि हर इशू का कोई ना कोई पहले से तयशुदा मॉडल दुनिया में मौजूद है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद भी निकालना पड़ता है, और हमने बहुत दफ़ा निकाला है। दो एग्जांपल हम देखते हैं रिसेंट है। कोविड के केस में जो आईएसआई का इंटेलिजेंस सिस्टम है, जैसे वो टेररिस्ट को ट्रेस करते हैं फिर ट्रैक करते हैं, वो हमने अप्लाई किया कोविड सस्पेक्ट के ऊपर, और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये है। और इतने अच्छे नतीजे आए कि इंटरनेशनल बॉडीज ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारी अप्रोच पे। उसके बाद ये जो लोकस्ट अटैक हुआ है 2020 में, कोविड के साथ ही ये तकरीबन थोड़ा सा आई थिंक लेटर इन 2020 ये आया था। उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करवाई कि जो भी बंदा लोकस्ट पकड़ के देगा उसे पर लोकस्ट 100 रुपीज मिलेंगे। अब लोकस्ट हम गालिबन पिक्चर वीडियो में देख चुके हैं, इतने बड़े सवार में आते हैं कि एक बंदा 200 से 500 के दरमियान पकड़ लेता है। तो जस्ट उसने ये पकड़ के गवर्नमेंट को देने हैं, और उसके अगेंस्ट उसको 20 to 50,000 रेवेन्यू मिलेगा। वो होते भी किसान हैं जिनके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी चीज होती है। और अब हम पूछेंगे कि गवर्नमेंट इतने लोकस्ट का क्या करेगी, तो ये पोल्ट्री फार्म में और रिसर्च में और एनिमल का जो फोडर होता है उसमें बहुत इस्तेमाल होती है, प्रोटीन रिच है ये। इसी तरह के सोल्यूशन ये दो तो हमने देखे हैं, हमें हर जगह लगाने की जरूरत है। जैसे नेचुरल डिजास्टर आता है, फ्लड आता है, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनको भी एम्प्लॉय करें, लेकिन अपना इनोवेशन भी करके लाएं हम। उसके बाद ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अभी हमने देखा है सवात फ्लड के केस में
उसी जगह पे फ्लड आया था 2010 में, सब कुछ वाइप आउट हो गया। अभी दोबारा फ्लड आया है, अभी हम सिर्फ बिल्डिंग की बात करेंगे, सारी बिल्डिंग वाइप आउट होगी, दोबारा फ्लड आया, अगेन सब कुछ वाइप आउट हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आइदर वो इलीगल थी या अगर वो लीगल भी थी तो हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक उनका पूरा एनवायरमेंटल असेसमेंट टेस्ट हमने नहीं करवाया, जिससे पता चलता है कि आया ये जगह वायबल है। ये जो हम जितना अगर सिविल इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से बात करें कि मटेरियल वगैरह और जो एनवायरनमेंट है, जैसा वहाँ पे जियोग्राफी है, उसके हिसाब से बिल्डिंग है, हमें पता चला कि नहीं है। बहुत सब स्टैंडर्ड उनकी कंस्ट्रक्शन थी, साइट सिलेक्शन। अगर ये हमने थोड़ी सी एफर्ट पहले की होती तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हम बचा लेते। इसी तरह हमें प्रमोट करना चाहिए जो अर्थक्वेक रिजिलियंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे जापान में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगेन सवात की एग्जांपल हम देंगे क्योंकि अभी रिसेंट है वो, पीटीसीएल की लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, रोड सब कुछ वॉश अवे हो गई, लेकिन हमने 2022 में दोबारा हुई। और ये अगर हमने ना सीखा तो आइंदा भी फ्लड आएंगे, आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। तो हम हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री सबसे बड़ा लेसन हमें देती है। और इसके साथ मैं अपना कंक्लूड करूंगा सर। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Shahswar. Shahswar, it was a very comprehensive outline. बहुत सी चीजें आपने आपकी जो रेंज थी वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी। बहुत सी चीजें आपने इसके अंदर जो है वो कवर की। ये जो आपने अननोन लिखा हुआ है लास्ट, बिल्कुल वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न, ये विल ड्यूरेंट की लाइन है, दैट जी वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, विल ड्यूरेंट। अच्छा, लेसन फ्रॉम हिस्ट्री की उसकी ओपनिंग लाइन है मेरा हाल है। इसके जी सर। अंदर बड़ी जबरदस्त चीजें आपने जो है मेंशन की। एक दो चीजें मैं जो है वो मेंशन करना चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ इसके अंदर और भी नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा जो मैन मेड डिजास्टर्स थे उनका भी थोड़ा बहुत जिक्र जो था वो फायर को हम जरा मानते हैं कि गालबन ये नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो स्टार्ट होती है, कुड बी प्रिवेंटेड। मेरा सवाल इसके ऊपर जो है वो ये लेजिस्लेटिव मेजर्स ये हैं तो सही, ये वाले सारे, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हर चीज के लिए कमेटीज जो है वो बनी हुई हैं। हैगल की कोटेशन है, दाऊद खान कह रहा है कि ये हैगल की कोटेशन है ये वाली। जी चले ठीक है, जिसकी भी कोटेशन है ठीक है, और थैंक यू फॉर करेक्टिंग दाऊद खान। अच्छा जी, तो लेजिस्लेटिव मेजर, इस तरह के मेजर्स तो हर चीज के ऊपर हमारे यहाँ मौजूद हैं। ट्रैफिक के लिए मेजर्स मौजूद हैं, हर तरह की चीज के लिए, लेकिन उनके ऊपर अमल कितना होता है। अब मुझे जो नजर आ रहा है ये पीडीएम में और डीडीएम में और एनआईडीएम और सारा कुछ है, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और पेपर्स अगर आप देखेंगे इसका पेपर वर्क, तो वो तो शायद रिम के रिम उन्होंने भरे होंगे कागजों के, बट एक्चुअली ग्राउंड पे व्हाट डू यू सी? यस, यू आर राइट दैट देयर इज नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि क्या कभी हमने अकाउंटेबिलिटी भी की इसकी? कि एनडीपीआर जो है वो, एनडीआरएफ जो है वो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एग्जैक्टली, कि ये कभी होता भी है कि उसके ऊपर जो है वो, हाँ प्लानिंग है सिर्फ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है मरियम जावेद ने कि ओनली प्लानिंग है बस, और आगे हमें जो है उसकी एक्शन जो है वो उतना नजर नहीं आता। स्वाय कोविड 19 के हमें जो है वो एनसीओसी का जो सारी जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उसको पूरी दुनिया में जो है वो सराहा गया, और वो एक क्या कहें, एक टेम्पररी बॉडी थी, और उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया बनिस्बत इन बॉडीज के जो कि परमानेंटली फॉर्म्ड है। और बस मैं एक चीज जो मैं खुद मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड ओशन सरफेस, ग्लेशियर्स मेल्टिंग। अब इसके अंदर बहुत सी जो लेटेस्ट चीजें हैं, थोड़ी सी शाहसवार की आउटलाइन के अंदर हमें जो लेटेस्ट डिजास्टर्स हैं फौरी तौर पे वो जरा कम नजर आ रहे हैं। जो फ्यूचर के डिजास्टर्स जो होने वाले हैं उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट इज द ग्लॉफ, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एंड फ्लडिंग। अब ग्लेशियर लेक्स की आउट, अब इस दफा तो जो सैलाब आ गए उसकी वजह से हम ये सारे भूल गए कि अप्रैल में जो नॉर्दर्न एरियाज में जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे और जो तबाही मच रही थी, उसके लिए पाकिस्तान इज वेरी पुअरली प्रिपेयर्ड। और ये बात 2014 में नासा ने पाकिस्तान इंडिया को
और किसी हद तक चाइना को भी इस बात के ऊपर अलर्ट किया था कि आपके यहाँ ग्लेशियर आउटबर्स्ट एंड मेल्टिंग जो है वो होने वाली है और फ्लड्स आने वाले हैं, एंड यू पीपल आर मोस्ट प्रोन टू। और इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो था, हिमाचल प्रदेश में फिर जो था वो 2015 में 2016 में ग्लॉफ के केसेस हुए भी, जिसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की तबाही मची। एंड मैं देखता हूं कि जो शुमाली इलाकों के लोग हैं, जब भी जीबी हुंजा वगैरह के लोगों से बात करते हैं तो उनके हाथ तो सारे नौजवान सब लोग जो है ग्लॉफ को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब में जब बात करें, सिंध में बात करें, तो लोग पूछते हैं सर वो क्या होता है। इवन पढ़े लिखे लोग भी पूछते हैं कि ग्लॉफ क्या होता है सर। हालांकि ये वो डिजास्टर है जो हमारे सर के ऊपर हर वक्त मंडला रहा है। ठीक है, सर्दियों में नहीं, लेकिन जो ही अप्रैल से जब आपका सूरज जो है वो ज्यादा गर्म होना शुरू होगा, तो ग्लेशियर आउटबर्स्ट जरा फिनोमिनन स्टडी करें सारे लोग, मैं सबके लिए कह रहा हूं। और ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ फौरी तौर पे ये बिल्कुल हमारे सर पे तलवार लटक रही है। नाउ हाउ आर वी प्रिपेयर्ड? वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस। हमारे यहाँ इस सारी, आप इनको एनडीएम में उठा के देख लें, पीडीएम में उठा के देख लें, सबको उठा के देख लें, हमें कहीं पे इसकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो नजर नहीं आ रही। हालांकि ये वो चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज आपको बहुत अरसे से वार्न करती आ रही हैं। दूसरी जो शाहसवार ने जो बात की है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मेंशन करना चाहूंगा। ये ग्लॉफ का ये जिक्र आपने जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, और इंक्रीज 5 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 years, मैसिव इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारा कुछ। लेकिन अब ये वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आपको फेस करनी है। आपने सिर्फ 2010 का वाकया नहीं है, इसके अंदर 2022 के इंसिडेंट्स जो है वो भी ऐड करें उसके अंदर। अभी जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो हमें जो है इसकी जो नेचुरल जो डिजास्टर जिनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, और जिसके ऊपर हम फोकस नहीं है, सिर्फ रिसर्चर्स उनकी बातें कर रहे हैं, वो उनमें ग्लॉफ सबसे टॉप पे है, नंबर 1। नंबर 2, शहसवार ने जो मेंशन किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है, हमारी रिहेबिलिटेशन कहाँ हो रही है। इस वक्त तो सिर्फ सर्वे चल रहे हैं, और जो सर्वे चल रहे हैं उनमें भी बार बार जहां पे जो सिंध में, बलूचिस्तान में जो देहात बह गए हैं, those which have been destroyed, now they are being estimated कि हाँ भाई यहाँ पे रिसरक्शन या ये इसके अंदर जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है ये दोबारा किस तरीके से, इतने कितना खर्चा आएगा, और ये वो सारा कुछ वहां के लोगों से पूछें तो दे आर नॉट रेडी टू लीव दोज विलेजेस, दे आर नॉट रेडी टू लीव दोज प्लेसेस इन द लो लाइंग एरियाज। चाहे वो दरियाए सवात का लो लाइंग एरियाज हैं जहां पे होटल्स बनाए, चाहे वो इंडस का आपके पास वो लो लाइंग एरियाज हैं। अभी तो इस साल इंडस ने वो उद्यम नहीं मचाया जो कि पहले पिछले सालों में इंडस के अंदर जो है वो फ्लडिंग की वजह से आता रहा है। इस दफा तो रेन्स थी जो लोकल थी, और जो जिसकी वजह से जो था वो इतनी ज्यादा तबाही मची 1/3 ऑफ पाकिस्तान में। तो दोबारा क्या हो रहा है? वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। If we keep on rehabilitating those people, reinstalling the same people in the same low-lying areas, this means that we are planning to repeat history. We are not preparing to avoid disasters. We are preparing to suffer from those disasters once again. रेत का घरौंदा जैसे होता है, रेत का घर हम बड़े शौक से साहिल पे जाते हैं तो रेत का घर बनाते हैं, पता होता है कि अगला जब समंदर दोबारा चढ़ेगा तो ये रेत के घर भी दोबारा खत्म हो जाएंगे। ये है हमारी पाकिस्तान में अप्रोच कि भाई वक्ती तौर पे रेत का घरौंदा बना लो, चंद घंटे, चंद महीने, चंद साल उसके अंदर रह लो, दोबारा पानी आएगा, दोबारा बह जाएगा, कोई बात नहीं। तो दिस इज हाउ पाकिस्तान अप्रोच इज। मुझे लगता है कि जो कलेक्टिव माइंडसेट है वो एक्चुअली अभी तक गवर्नमेंट का वो ये चल रहा है। और लास्ट बात इसके ऊपर मैं ये करना चाहूंगा कि इट इज द लैक ऑफ फार साइटेडनेस, लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप, लैक ऑफ फार साइटेडनेस अमंग आवर प्लानर्स। हमारी टॉप पे जब तक पाकिस्तान के अंदर, जब तक टॉप की जो पोजीशंस हैं प्लानिंग के अंदर और सारे के अंदर, जब तक वो सियासी तकर्रियां होती रहेंगी, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, इस चीज से हमें कोई ताल्लुक नहीं, बट पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं दे आर फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, they are not to solve problems. Where are the technocrats in our bureaucracy? Where are the technocrats, specialists
वही बात दोबारा जो पिछली दफा भी मैंने की थी, वेयर आर द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इन दिस होल प्लानिंग, जिनकी एक्चुअल पीएचडीज हैं इसके ऊपर। पूरे में हमें आपको कहीं पे जो है वो टेक्नोक्रेट्स इस सारी सिचुएशन में नजर नहीं आएंगे। पूरी अप्रोच क्या है, लास्ट पॉइंट मेरा, पूरी अप्रोच पाकिस्तान की क्या है, मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं ये, रिएक्टिव, करेक्टिव मेजर्स। हो गया उसको ठीक कर लो, हो गया नुकसान पूरा कर लो, आइंदा भी दोबारा होगा, दोबारा ब्रिज बनेगा, कोई बात नहीं सर, फिलहाल तो बनाए ना, लोग तो क्रॉस करें ना, और यार दोबारा सैलाब आएगा, इसको किसी जगह इसकी लोकेशन चेंज करो या ब्रिज ऊंचा बनाओ, तो सर फिलहाल तो बनाए ना, लोग तो गुजरे ना, फिलहाल। और जो वर्ड मैं हमेशा बोलता हूं जिसने पूरी नेशन को तबाह करके मेरे ख्याल में रख दिया है, दैट इज गुजारा। हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। हर शख्स की एक ही अप्रोच है इंडिविजुअल लेवल पे। आप, हम नहीं लेके जाएंगे, मैं इसको नहीं लेके जाना चाहता टॉप लेवल पे, कि टॉप लेवल पे जो है हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच इंडिविजुअल लेवल पे आ गई हुई है, गुजारा करना बस। फिलहाल गुजारा करें, थोड़ा सा बना लें, यहां से लोग गुजर जाएं, बस दैट्स ऑल। ये गुजारा अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता होता हमारे लीडर्स में जाता है, जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, और करते करते टॉप पे जा रहा है, बस गुजारा करो। हमें इंडिविजुअल लेवल पे फार साइटेडनेस की जरूरत होगी। थैंक यू वेरी मच। ये बातें सारी शहसवार की आउटलाइन से बेसिकली इंस्पायर होके मैं कहता हूं कि हमेशा उससे जो है वो इनिशिएट होती हैं, जिनको फिर मैं एक्सप्रेस करता हूं यहाँ पे। Our next presenter is Humaira Kazi, and next on screen you will see the outline made by Humaira Kazi. It's over to you, Betty. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक जो है हमारा आज का वो पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस टू मीट डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर्स। थीसिस स्टेटमेंट हमने लिखी है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पिछले डेकेड के अंदर जो है हैजर्ड्स आए और पाकिस्तान ने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की। तो इस वक्त हमें जरूरत है, जैसे सर ने अभी बात की, कि एक वाइज प्लानिंग की, ताकि हम आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को या डिजास्टर्स को मीट कर सकें। अब डिजास्टर्स की हिस्ट्री एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ पाकिस्तान एंड ओवरव्यू, इसमें हमने लिखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डिजास्टर्स आए और किस किस तरह से पाकिस्तान ने उनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए। तो हमने देखा कि 2018-19 के अंदर एक फ्लड ड्राफ्ट लाइक कंडीशन बन गई। उसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 5 मिलियन लोग जो हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत थी। इसी तरह फिर एक विंटर इमरजेंसी बनी, उसमें तकरीबन 1 मिलियन लोगों को हम वेस्टर्न पार्ट के अंदर अफेक्ट हुए उसमें। फिर इसके अलावा कोविड आया, कोविड ने बहुत ज्यादा हेल्थ और इकोनॉमिक शॉक्स दिए। इसी तरह हमारे पास फिर फ्लडिंग आती है। अभी रिसेंट हमने 2022 का फ्लड देखा, 2010 में सैलाब आया, 2015 में आया, 1992 में आया। बहुत पुरानी हिस्ट्री है पाकिस्तान की सैलाब की। और उसमें अब 2020 वाले सैलाब में तकरीबन 2.4 मिलियन लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए थे। और इस वक्त 2022 के सैलाब में आगे जाकर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 33 मिलियन पीपल जो हैं वो तकरीबन 3 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट इफेक्ट हुए हैं। अब पाकिस्तान ने क्या क्या मतलब किया है इन सारी चीजों से निपटने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान ने एक लेजिस्लेटिव मेजर बनाया 2010 के अंदर, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर वही प्रोविंशियल लेवल पर अथॉरिटीज एस्टेब्लिश की गई। फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान जो है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का वो मेंबर बना, यूनाइटेड नेशन के साथ उसने ट्रीटी साइन की। इसी तरह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया, फ्लड प्रोटेक्शन की एक कमेटी बनाई गई। अब सेकंड हेडिंग है कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अब बना तो ली सारा कुछ, हमने बना लिया, पॉलिसी लिख ली पेज पे, लेकिन उसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया? लैक ऑफ लोकल बॉडीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई ऐसे लोग नहीं है जो हमारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब एनडीएमए 2010 में बनी, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन एज सच उसकी कोई आउटकम हमें नहीं नजर आई। उसकी वजह यह है कि एक तो जो सेंटर है, और जब से 8th अमेंडमेंट हुई है, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान बहुत ज्यादा क्लैशेस आ गए हैं। तो अब पीडीएमए या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है वो जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो वो सेंटर की तरफ देख रही होती है कि अभी यहाँ से हमें कोई ऑर्डर मिलेगा, वो हमें कुछ बताएंगे तो हम आगे कुछ करेंगे।
तो ये एक बड़ी वजह है इनके फ्लॉ की। उसके बाद पुअर प्लानिंग है। पुअर प्लानिंग किस तरह से है कि हमारे जो साउदर्न रीजन्स हैं वो हर साल उनको 5% ज्यादा बारिशों का सामना करना पड़ता है, और हमारी अभी तक वही ट्रेडिशनल रूटीन है। वो सर ने अभी जैसे मैंने भी एक आर्टिकल में मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन उसमें पढ़ा कि हम लोग लो लाइन एरियाज के ऊपर कंस्ट्रक्शंस करते हैं। हम मतलब बिल्कुल दरिया के किनारे पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक पुअर प्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, और वो जब भी डिजास्टर आएगा वो उसको डैमेज ही करेगा। इसी तरह वाटर एक्यूमुलेशन एनरोचमेंट जो है वो हमने दरियाओं के किनारे बहुत सारी आबादियां बना दी, तो जिसकी वजह से जब पानी के रास्ते में कुछ आएगा, ऑब्वियस सी बात है पानी ने तो अपना रास्ता बना लेना है, तो वो सारी चीजें हमारा लॉस होगा। उसकी वजह से हमारी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, और हमारी जो हाउसेस बने होते हैं या जो रोड्स वगैरह बनी होती हैं वो सब वॉश आउट हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्रो डिजास्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो डेवलप करते हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि अभी रिसेंट फ्लडिंग के अंदर लसबेला में बहुत ज्यादा तबाही आई। किस वजह से? एक एम्बैंकमेंट बन रहा था थारा के नाम से, उसके अंदर हमने पुअर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया। जब सैलाब आ गया वो सारी की सारी रोड जो है, वो सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो बह गई। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है पुराली रिवर, उसके साथ भी हमने बड़ी किसी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको नहीं किया, तो उसकी वजह से वो लसबेला में काफी ज्यादा जो है नुकसानात हुए हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते तो हो सकता है नुकसान हमारा कम होता। इसी तरह हनीमून होटल जो है स्वात के अंदर, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस उसकी आई थी कि वो पूरे का पूरा जो होटल है वो कोलैप्स कर गया था अभी 2022 के फ्लड में। फिर एक बड़ा मसला है कि लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग। मतलब अब डिजास्टर आ गया तो ऑब्वियसली बात है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए या उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें पैसों की या फंड्स की तो जरूरत होगी। अब 2010 से 15 के दरमियान जो जब सैलाब आते रहे हैं तो हुकूमत ने ये दावा किया कि हमने 32.6 बिलियन रुपए जो हैं वो फार्मर्स को दिए हैं जिनकी क्रॉप्स डैमेज हुई, लेकिन हकीकतन सिर्फ जो अमाउंट थी वो 6.7 बिलियन दी गई थी, यानी कि टोटल अमाउंट का तकरीबन 18% बनती है, 18.5%, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। इसी तरह अब हमारे पास कोई रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी नहीं है कि हम दोबारा उनको इस तरह से रिहेबिलिटेट करें कि आइंदा आने वाले वक्त में अर्थक्वेक या कोई और नेचुरल डिजास्टर उनको नुकसान न पहुंचा सके। लैक ऑफ, सबसे अहम बात है लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी जिलाफ की बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में स्टिल नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पे पंजाब में होता नहीं है ज्यादा, यहाँ पे माउंटेनियस एरिया नहीं है, तो वो सारे लोगों को नहीं पता कि वो क्या चीज है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि किस किस तरह के डिजास्टर्स आते हैं और आपने उस डिजास्टर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, या उसको अर्ली जो हमारी जो होती है फर्स्ट एड वो किस तरह से करनी है। अब डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए पाकिस्तान के ऊपर? मैसिव डिस्ट्रक्शन, एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पिछले 17 सालों के अंदर हमने देखा तकरीबन 28 मिलियन रेजिडेंट्स जो हैं वो मेजर क्राइसिस से गुजरे हैं। 2005 के जल्जले में एक अंदाजे के मुताबिक जो है 17,000 स्कूल और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इवन 3.5 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें सफर किया था उन्होंने। और इसी तरह 2010 के जो फ्लड्स थे उन्होंने 20 मिलियन लोगों को डैमेज किया। इसी तरह लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, अब जब एंड हेल्थ क्राइसिस, अब ह्यूमन लाइव्स एक तो रिस्क पर होती हैं जब डिजास्टर आता है, दूसरा हेल्थ क्राइसिस। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। अभी हमने देखा कि 33 मिलियन पीपल जो हैं वो इफेक्ट हुए रिसेंट फ्लडिंग से, ठीक है, और 1730 लोग तकरीबन इसमें जिनकी डेथ हुई। इसी तरह अभी स्टिल हम रोज न्यूज में देखते हैं कि अभी पानी जो है वो खड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीजेस पैदा होती हैं, ठीक है, और वो वाटरबॉर्न डिजीजेस जो है वो हेल्थ क्राइसिस क्रिएट करती हैं। इसी तरह अर्थक्वेक जब आया था 2005 वाला, तो एक उसका डेथ टोल जो है वो तकरीबन 1 लाख था, अनदर और 3.5 मिलियन लोग जो थे वो होमलेस हो गए थे उसके अंदर। इसी तरह लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा डैमेज होता है जब भी सैलाब वगैरह आता है या कोई इस तरह का अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो अभी जो रिसेंट फ्लड आया उसमें तकरीबन 1.2 मिलियन लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो हैं वो डैमेज हुए। इसी तरह एग्रीकल्चर लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ही तो मतलब कि मेजर सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है, तो ऑब्वियसली सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, जिससे 8 मिलियन एकड़ जो है वो क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं।
इसी तरह हमारी सबसे बड़ी क्रॉप जो है या हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो वीट की प्रोडक्शन है, और वो तकरीबन इस वक्त के अंदाजे के मुताबिक 72% जो है वो 72% कंट्रीब्यूट करती है हमारी डेली इनटेक के अंदर, लेकिन वो सारी की सारी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट सर्ज, अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं जब डिजास्टर आता है? तो एकदम से बहुत सारी चीजें जो है, इन्फ्लेशन काज हो जाती है। इन्फ्लेशन, पाकिस्तान हैज इनक्योर्ड लॉसेस एंड डैमेज ऑफ 30.2 बिलियन और 4.8% ऑफ दिस ईयर फिस्क। अब इस वक्त के अंदाजे के मुताबिक अगर हम फ्लड्स के उसमें देखें तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की जीडीपी को 4.8% जो है वो नुकसान हुआ है अगले आने वाले फिस्कल ईयर के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर एंड 77% ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हर साल डैमेज होती है, और हमारे तकरीबन 0.8% ऑफ जीडीपी हर साल डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है सिर्फ डिजास्टर्स की वजह से। और एक आखिरी जो इम्पैक्ट आता है वो ये है कि टूरिज्म हमारी काफी डैमेज होती है। अब टूरिज्म, हमारे नॉर्दर्न एरियाज टूरिज्म के हवाले से बहुत रिच समझे जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ मतलब रोजगार वाबस्ता है। तो कागान वैली के अंदर अभी फ्लडिंग की वजह से जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वहाँ पे टेंस ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज का लॉस हुआ है, और तकरीबन वहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे उनमें एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 एम्प्लॉयज थे, जिनमें से ज्यादातर लोग यानी कि 50% तकरीबन उनकी जॉब, 50% से भी ज्यादा उनकी जॉब्स जो है वो चली गई हैं, क्योंकि जब टूरिज्म नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर तो उनकी जॉब रिस्क पर आ गई है। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अब हमने देख लिया कि इम्पैक्ट्स इसके ये हुए और किस तरह से डिजास्टर आए, अब हम क्या करें, इसको किस तरह से मैनेज करें? सबसे पहले तो प्लान वाइजली, फॉलो इंटरनेशनल मॉडल, इंटरनेशनल दुनिया को देखें, हम लोग उनको फॉलो करें कि किस किस तरह से इंटरनेशनली डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इसी तरह हम प्रो डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ हाउसेस बनाएं ताकि वो अर्थक्वेक को भी फेस कर सकें, लैंडस्लाइडिंग को फेस कर सकें। इसी तरह जो है इनकॉर्पोरेट डिजास्टर रिस्क असेसमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस, मतलब लोगों को जो असल में जिन लोगों को नो हाउ है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर है, या अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिकल की या इस किस्म की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग के अंदर, ताकि वो गाइडलाइंस दें और उसके मुताबिक हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाएं, जो पीडीएमएज हैं या एनडीएमएज हैं उनको और निचले लेवल तक, डीडीएमएज भी अभी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो सिर्फ पेपर पर ही हैं, उनको प्रॉपर रेगुलेट करें, उनको वसाइल दें ताकि वो अपने इलाके के अंदर रिफॉर्म्स ला सकें या डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट को जो है अच्छे तरीके से कर सकें। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी इसी के अंदर तकरीबन आता है कि लोकल बॉडीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई यूनियन काउंसिल का के लेवल पे नहीं है, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पे कोई इतनी अच्छी वो चीजें नहीं हो रही, तो वो चीजें हमें करने की जरूरत है। उसके अलावा हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, या हमारा जो स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है जो हमारा काम कर रहा है इसमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, या उसको हम ट्रेन करें ताकि वो डिजास्टर्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। इसी तरह हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें इसके अंदर, टेक्नोलॉजी को इस तरह से इन्वॉल्व करें कि एक तो हमारे पास जो है प्री वार्निंग्स जारी की जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके पास एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो वो उनको ज्यादा करने की जरूरत है। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें ताकि जब हमने देखा कि जो ही कोई डिजास्टर आता है, चाहे वो जल्जला हो या सैलाब हो, तो उसकी वजह से सबसे पहले तो हमारी कम्युनिकेशन डिस्टरप्ट होती है। मतलब हमारी अभी शहसवार ने एग्जांपल दी कि वो पीटीसीएल की लाइन जो है वो डैमेज होगी, तो सबसे पहला मसला ये आता है कि कम्युनिकेशन डैमेज हो जाती है। तो ऐसी प्रो डिजास्टर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज लाएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज डैमेज हो गई है तो कोई उसका आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स हो, ताकि आपकी मेन स्ट्रीम के साथ या जो भी मेन बॉडी है उसके साथ आपकी एटलीस्ट कम्युनिकेशन जो है वो ड्रॉप ना हो। एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू वेरी मच हुमेरा काजी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है आपकी इस टॉपिक के ऊपर। मुझे इस आउटलाइन में जरा थोड़ी सी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि
इसके अंदर जो इस वक्त जो इफेक्ट है लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस का, वो बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है। और जो इफेक्ट यानी जो नुकसान हमारा हुआ है, जो लॉस है, वो काफी ज्यादा इसके अंदर डिटेल जो है वो बयान की गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको कम डिस्कस किया गया है, जितना कि ये पुअर प्लानिंग जैसे आपने कहा इसके अंदर, और लैक ऑफ पुअर फंडिंग, ये भी पुअर उसकी यकीनन उसके अंदर आ जाता है। और इम्पैक्ट जो हैं ये काफी डिटेल से जो है वो बयान किए गए हैं। इम्पैक्ट्स तो यकीनन हमारे पास, हालांकि आपने अलग अलग डिटेल उसकी ह्यूमन लाइव्स और लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और सारा कुछ बयान, टूरिज्म डैमेज, वो सारा, लेकिन जो हमारी एक्चुअल प्रिपेयर्डनेस है, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको उस डिटेल से नहीं बयान किया गया। और उसकी एक रीजन मुझे ये समझ आती है कि हमारे पास है क्या वहां पे बयान करने के लिए, ये यही मसला है ना। हाँ सॉरी मैं आपकी जी बात काट रही हूँ। अभी आपने कहा कि टेक्नोक्रेट्स, जब तक हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर उस प्रॉपर बंदे को या उस टेक्नोक्रेट को नहीं लाएंगे जिसको जी पता है कि ये चीज किस तरह से मैनेज करनी है, तो उसको हम नहीं मैनेज कर सकते, चाहे हम अगले उसमें कितना ही एग्जैक्ट टाइम हम पेपर पर करते रहे। एनडीएमए जी भी बन गई, पीडीएमए बन गई, लेकिन उसका कोई प्रॉपर आउटकम तो आए ना, हमें पता तो चले कि ये काम हो रहा है। तो कुछ भी नहीं होता, हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे आपने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, ब्रिज डैमेज मतलब बना देते हैं, बस गुजारा करें। तो जी ये एक बहुत बड़े लेवल पे इसको लाने की जरूरत है, और वो छोटे से स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली वो ऊपर तक जाएगा। एग्जैक्टली और ये यकीनन जैसे हमारा ने कहा कि ये पेपर पे तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल हमें इन एक्शन या इसका इफेक्ट होता हुआ नजर नहीं आता। एक दो चीजें जो यहाँ पे मैं मजीद जो डिस्कस करना चाहूंगा इन दो आउटलाइंस को देखने के बाद, जो मुझे समझ आ रही है। देखिए एक चीज आई एम सरप्राइज के दोनों में, इस आउटलाइन में सिविल डिफेंस का मुझे नजर नहीं आया इतना ज्यादा रोल जो है। All over the world, internationally, it is the civil defense system basically which saves the public at such moments. और सिविल डिफेंस जो है वो एक इंतहाई लोकल लेवल पे एक चीज होती है। अब सिविल डिफेंस का पूरा इदारा, पूरा जो डिपार्टमेंट था, जो मौजूद तो है शायद पेपर्स के अंदर, लेकिन ग्रेजुअली उसको जो है वो वाइंड अप कर दिया गया है। सिविल डिफेंस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट है, जिसको पूरी तरह से, और ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस होती है सिविलियन लेवल पे किसी भी नेचुरल डिजास्टर को मीट करने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो, जी आपने मेंशन किया था शहजवार, लेकिन ये कि उसकी हमें नहीं, आपने इसलिए उसको प्रॉपरली ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा सके कि उसका एक्शन नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। बहुत से लोगों ने सिरे से इसका नाम ही नहीं सुना हुआ। सिविल डिफेंस के नाम की चीज हम जानते हैं, लेकिन सिविल डिफेंस के नाम की चीज जो है वो सिर्फ पेपर्स पे, हमें एक्चुअल एक्शन में नजर नहीं आती, और ग्रेजुअली उसका रोल खत्म होते 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 बिल्कुल अब हमें सोसाइटी के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है इंतहाई लोकल लेवल पे, और ये है वो इदारा जो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को बचाता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्टर कर रही होती है, डिसेमिनेट कर रही होती है। सो जरूरत है इसको एक्टिवेट करने की, और इसके अंदर जब तक लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सिविल डिफेंस के अंदर कोई भी नौजवान जाके अपना जो था वो नाम लिखवा सकता था उसके अंदर कि हम जी आप अपना वॉलंटियर के तौर पे जो है वो। सो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो थे वो हमेशा सबसे आगे हुआ करते थे। आप 1965 की वॉर देख लें, आप 1973 का फ्लड देख लें, 71 देख लें, वॉर्स में हर जगह पे ये सिविल डिफेंस होता था जो बेसिकली आके खंदके हमसे खुदवाता था, और खंदके खोदते थे, पब्लिक को कैसे बचाना है एयर रेड से, ये सारा कुछ ये कौन कर रहा होता था? सिविल डिफेंस कर रहा होता था। इसके अपने सायरन होते थे, इसका अपना पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता था, और इसके लिए गवर्नमेंट की फंडिंग बहुत ज्यादा नहीं थी चाहिए होती। ये लोकल लेवल पे पब्लिक जो थी वो एक ऑर्गेनाइज करने का उसको जो था वो एक तरीका था ये। बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। पब्लिक के अंदर, जहां तक पाकिस्तान का मैं कहूंगा, उनके अंदर एक दूसरे को हेल्प करने का जज्बा पूरी तरह से मौजूद है। वो आप देख लें डिजास्टर पे लोग जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये जज्बा बहुत ज्यादा मौजूद है। ये हमने पर्सनली, मैंने सारे डिजास्टर्स में देखा है, चाहे वो फ्लड्स हैं, चाहे वो अर्थक्वेक्स हैं, चाहे वो लोकस्ट अटैक है, चाहे वो किसी भी किस्म की चीज है, वो हमें नजर आता है पब्लिक जो है वो उसके एक दूसरे को हेल्प करती हुई नजर आती है। बट दैट इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड,
और जाहिर है डिसऑर्गेनाइज होगा क्योंकि पब्लिक अपने अपने तौर पे काम कर रही है। पॉलिटिशियंस यस समटाइम्स बैजेस लगाने की कोशिश करते हैं, जब इंडिविजुअल एफर्ट हो रही है तो कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर जाके स्टिकर लगा दें कि जी हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, लेकिन नहीं, वो पब्लिक अपने तौर पे कर रही होती है। सो ये है वो मेजर्स एक्चुअली जो हमारे जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस का जो हमें नजर आता है। इस किस्म की नेशन को, इस किस्म के जज्बे को होन करना, इसको हार्नेस करना और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ये था काम। इसको सिर्फ रेगुलेट कर दें तो आपके पास एक बेहतरीन जो है सिस्टम जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद है। जी कोविड-19 में भी हमने देखा ना, फिलैंथ्रोपिस्ट जो है, ये सबसे ज्यादा इन लोगों ने काम किया, इन सब लोगों ने इन सबसे ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो गवर्नमेंट लेवल पे हम जितना भी कर लें, गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट लेवल से हमें जो है वो आज तक जो कुछ मिला है वही मिलेगा, एंड दैट इज पेपर वर्क ओनली। या अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो उसको रुकावटें उसके डालने में, रस्ते में, हाँ जी आप ये फलां चीज किसी फ्लड अफेक्टेड एरिया में या किसी डिजास्टर अफेक्टेड एरिया में भेजना चाह रहे हैं, उसको चेक किया जाएगा, इतनी दफा उसको चेक किया जाएगा कि आखिर में लोग छोड़ ही रहे हैं उसको कि यार तुम कुछ और सामान तो नहीं भेज रहे, इसके अंदर कुछ और चीजों तो नहीं भेज रहे। उसके अंदर करप्शन इतनी ज्यादा है कि अल्टीमेटली लोग तंग आ जाते हैं इसको कि नहीं, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वलीद हुसैन उसमें ऐड कर भी लें तो पॉलिटिकल बार बार फिर क्या मतलब है, हम बार बार दूसरों की तरफ देख रहे हैं ना। जरूरत तो देखो ना कोई उनको ये भी तो दो ना कि जो है वो सोल्यूशन भी तो दो ना। तो सोल्यूशन तुम लोगों के पास खुद मौजूद है। सो इस चीज की हमें जरूरत है। अगर हम कहेंगे जी नहीं टॉप लेवल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर ये सारा कुछ ठीक होगा, यस यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम हमें और भी बेशुमार चीजों की जो है वो जरूरत है। ओके, तो प्रिपेयर्डनेस में भी इस तरह अब्दुस्तर एदी ने इंतजार नहीं किया गवर्नमेंट का, छिपा इंतजार नहीं किया इन गवर्नमेंट का, और बेशुमार हमारे यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, बेशुमार लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंतजार नहीं किया गवर्नमेंट का, और उन्होंने सेल्फ हेल्प की बेसिस पे, सिविल डिफेंस के लिए सेल्फ हेल्प की बेसिस पे अपने आप को बेशुमार चीजें जो है वो पैदा कर ली हुई हैं, विच आर फार मोर इफेक्टिव। लास्ट बात इसके ऊपर ये कहूंगा, प्राइवेट सेक्टर किस वक्त ऊपर आता है, जब गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्यूम होता है। गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ प्रोवाइड ना कर सका, पब्लिक सेक्टर हेल्थ प्रोवाइड ना कर सका, प्राइवेट सेक्टर में एकदम से प्राइवेट बेशुमार हॉस्पिटल्स पूरी पाकिस्तान में वजूद में आ गए। गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड ना कर सका, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन जो थी वो अपने आप जो था उस वैक्यूम को फिल किसने करना होता है, प्राइवेट सेक्टर फिर अपने आप फिर ऊपर आ जाता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, जी मैं दुरुस्त है आपकी बात कि प्राइवेट सेक्टर में फिर करप्शन भी नहीं होती, पब्लिक सेक्टर जो है वो फिर सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए शायद रह जाता है। नेक्स्ट इज बाय मोहम्मद अली, और अभी मैंने ये दो आउटलाइंस जो हैं इसके अंदर मुमकिन है ये वाले पॉइंट्स भी जो है वो कवर किए जाए। जी नेक्स्ट इन लाइन इज मोहम्मद अली, और अली की आउटलाइन जो है वो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। इट्स ओवर टू यू अली, बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आज के टॉपिक को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन है, देन सेकंड पे मैंने बात की है कि पाकिस्तान को फ्यूचर में कौन कौन से डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। देन थर्ड पे मैंने बात की है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है इन डिज़ास्टर्स को हैंडल करने के लिए। देन फोर्थ पे मैंने बात की है कि पाकिस्तान की बैकवर्डनेस की रीज़न क्या है। और फिफ्थ पे मैंने कुछ वे फॉरवर्ड्स दिए हैं, और देन मेरा है कंक्लूजन। तो मैं अपने सेकंड हेडिंग से स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान को फ्यूचर में जो थ्रेट्स हैं वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स हैं, रेन्स का इशू है, देन सी इंट्रूजन का इशू है, और ये इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर हीट वेव्स का इशू है, ड्राउट्स आ सकते हैं और फेमाइन आ सकते हैं।
देन वाटर शॉर्टेज का भी सीवियर इशू है पाकिस्तान को। तो ये एक आर्टिकल था फ्लड एंड इनसिक्योरिटी, शाजिया निज़मानी ने लिखा था। इसमें उन्होंने बात की है कि जो रीसेंट फ्लड है पाकिस्तान में, इनकी वजह से पाकिस्तान जो 33 मिलियन सिटीजन्स हैं उनका नुकसान हुआ है और $1 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। देन फिर फेडरल फ्लड मिशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि 75 ईयर की हिस्ट्री में पाकिस्तान को 28 मेजर फ्लड्स का सामना करना पड़ा है। और ये जो रीसेंट फ्लड आए हैं 2022 के, ये सबसे डेडलीस्ट थे। अब मैं मूव करता हूँ अपनी थर्ड हेडिंग की तरफ कि पाकिस्तान बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है इन डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए। मेरा 3A पॉइंट है कि जो पाकिस्तान का वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। ये यूरोपियन से बोरो किया हुआ है और उन्होंने जो साउथ एशिया के फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के, उनको उसमें इनकलकेट नहीं किया। तो ये मुबीना प्रवीण ने एक आर्टिकल लिखा था फ्लड्स इन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने बात की थी कि ये जो रीसेंट रेन्स आई हैं सिंध में, इनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए थे। देन मेरा 3B पॉइंट है कि जो एग्जिस्टिंग NDMA और PDMA के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। ये डायरेक्टर थे NDMA के लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नदीम अहमद, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे फंड स्टार्ट किए थे कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकूं जो क्लाइमेट डिज़ास्टर को मैनेज करें, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट्स इनफेक्टिव वैसे ही पड़े हुए हैं और किसी पे भी काम नहीं शुरू हो सका। देन मेरा 3C पॉइंट है कि हमारे जो क्लाइमेटिक रेगुलेशंस तो बन जाती हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान ने 90s से ही रियलाइज़ कर लिया था कि हमें क्लाइमेट के रिलेटेड किस तरह के डिज़ास्टर का सामना करना पड़ेगा, और तभी से इन्होंने लेजिस्लेशन शुरू कर दी थी। लेकिन वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होने की वजह से जितनी भी रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन पास हुई हैं वो इनफेक्टिव हैं। देन मेरा 3D पॉइंट है कि पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वाटर स्टोर कर सके और क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो एक नई टेक्नोलॉजी है लाइक वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन और रिवर राइपेरियन जोन। तो पाकिस्तान की इसमें टोटल कैपेसिटी 3000 मिलियन एकड़ फीट है। अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो ये 3000 मिलियन एकड़ फीट वाटर को स्टोर कर सकता है। इसके ऑपोजिट अगर हम पाकिस्तान में जितनी भी प्रपोज साइट्स हैं डैम्स कंस्ट्रक्शन की, सारी साइट्स पर अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर दें तो उसकी कंबाइंड कैपेसिटी सिर्फ 50 मिलियन एकड़ फीट बनती है। देन मेरा 3E पॉइंट है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम लोकेलिटीज़ हैं वो फॉल्टी हैं, उनके डिज़ाइन फॉल्टी हैं। इसकी एग्जांपल हमें इस तरह मिलती है कि 1992 में झेलम रिवर में फ्लड आए थे, तो जो मंगला डैम था वो फ्लड को रोकने के लिए नहीं बनाया था, उसका डिज़ाइन इस तरह नहीं था। तो जब ज़्यादा पानी आया तो उन्होंने डैम के गेट्स खोल दिए और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 लोगों की जानें गई इस 1992 में फ्लड की वजह से। देन मेरा 3F पॉइंट है कि पाकिस्तान ने रियलाइज़ तो कर लिया था लेकिन इन्होंने कोई भी प्रोएक्टिवली कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी दे जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी रेजिलियंसी डेवलप कर सकें। देन मेरा 3G पॉइंट है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट की एब्सेंस है ग्रास रूट लेवल पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रेट काफ़ी वीक हो जाती है। तो मुबीना प्रवीण ने एक अपने आर्टिकल में फ्लड्स इन पाकिस्तान में बात की थी कि जो रीसेंट डिस्ट्रक्शन है इनको काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता था अगर लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता, हम लोगों को टाइमली बता सकते, उनको आगाह कर सकते। देन मेरा 3 पॉइंट है कि पॉपुलेशन ब्लूम जो है इसकी वजह से जितने भी हमारे क्राइसिस हैं वो डबल हो रहे हैं, उनकी सेवेरिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह कोट किया है कि 2021 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, पाकिस्तान का रैंक उसमें 92nd पोजीशन थी अमंग द 121 स्टेट्स,
और रिसेंट रैंकिंग आई है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 99th हो गई है, और 38% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योर है। देन मैं मूव करता हूँ अपनी फोर्थ हेडिंग की तरफ कि पाकिस्तान प्रीपेयर्ड क्यों नहीं है इन डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए। तो मेरा 4A पॉइंट है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक NDMA, PDMA, DDMA, ये इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि इनमें जितने भी लोग हायर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो टेक्निकल नहीं है, उनको इस बात का अदराक ही नहीं है कि हमने चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। देन मेरा 4B पॉइंट है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइमेट के एक्सपेंस पे। लाइक जैसे शुगर मिल ओनर्स हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट में हैं, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते कि फार्मर प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें। वो लोगों को मोटिवेट किए रखते हैं कि आप शुगर केन को ही ग्रो करें, क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं उनमें। और शुगर केन पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उसके बरक्स अगर हम कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं उतने ही पानी में हम 2-3 क्रॉप्स हो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। देन मेरा 4C पॉइंट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। पाकिस्तान जब से बना है अब तक कोई भी सिंगल प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर सका। PTI ने काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए थे पाकिस्तान की रेजिलियंस डेवलप करने के लिए, लेकिन वो सारे बैकलैश का शिकार हैं। देन मेरा 4D पॉइंट है कि पाकिस्तान के पास फंड्स भी नहीं है कि हम डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को एनुअली $10 बिलियन चाहिए कि वो कंट्री को अडॉप्ट कर सके मोस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स में। देन मेरा 4E पॉइंट है कि हमारी जनरल पब्लिक की तरफ से भी डिमांड्स नहीं आ रही। सिंस लास्ट 2 डेकेड्स पाकिस्तान ने 152 मेजर क्लाइमेट डिजास्टर्स का सामना किया है, लेकिन अभी भी लोग वो महंगाई के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्लाइमेट का एजेंडा उनके नहीं उठा रहे लोग ना। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट फील ही नहीं कर रही कि हमने इन लोगों के कंसर्न्स को कैसे सेटल करना है। देन मैं 5th हेडिंग की तरफ मूव करता हूँ कि किस तरह हम अपनी इन डिज़ास्टर्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा 5A पॉइंट है कि हम रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर सकते हैं। ये डॉक्टर परवेज़ आमिर हैं, एक क्लाइमेट एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि हमें जर्मनी, नॉर्वे और जापान जैसे कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उनके कार्बन एमिशन टारगेट्स को मीट करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन मेरा 5B पॉइंट है कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, जैसा कि रोटरडैम की एग्जांपल है। उन्होंने अपने सारे शहर को रीवैम्प किया है और पूरा क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी उन्होंने बना दिया है। देन मेरा 5C पॉइंट है कि हमें कॉरपोरेट इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिए कि वो इनोवेटिव क्लाइमेट सॉल्यूशंस लेके आएँ। जैसा कि इसकी एग्जांपल एक बरादा सिटी है, जिसमें एक कंपनी ने ऐसी रोड बनाई है कि वो परमिएबल है और हीट स्ट्रेस और डेसिकेशन के इश्यूज को वो सॉल्व करती है। देन मेरा 5D पॉइंट है कि हमें अपने प्रोविंसेस में लाइक सिंध में जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको टोटली रीवैम्प करना होएगा, और वाटर स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। देन मेरा 5E पॉइंट है कि हमें अपने एनर्जी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्लाइमेट इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को लाना होगा। इसको कलसूम अहमद ने क्लाइमेट ब्लूप्रिंट में बात की है कि अगर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स में क्लाइमेट इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज़ करेंगे तो हम इस डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट कर सकेंगे। देन लास्ट पे मेरा कंक्लूजन है, और ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अली फॉर दिस वंडरफुल आउटलाइन। आपने बहुत से ऐसे एरियाज को टच किया जो पहले हमने जो है वो डिस्कस नहीं किए, और काफ़ी सारी चीज़ों का जवाब जो मैं तलाश कर रहा था कि जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए, आपने उनको डेफिनेटली शामिल किया है इसके अंदर। एक जो मुझे जो नज़र आ रही थी
इसके अंदर जो चीज जिसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूंगा, ये पॉलिसी मेकर्स वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑन द एक्सपेंस ऑफ क्लाइमेट। ये तो शायद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही यही मसला है कि हर तरफ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अपनी इंटरेस्ट के पीछे लगे हुए हैं और क्लाइमेट उनके नजदीक लास्ट जो है वो उनकी प्रायोरिटी है। पूरी दुनिया क्लाइमेट, और इसी को हम क्लाइमेट पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक और जो यहाँ पे हमें मुझे एक चीज जो नजर आई, दैट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट के नाम से यहाँ पे एक आदमी का आपने जिक्र किया है। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में एनवायरनमेंट की अपनी एक इकोनॉमी का इस वक्त जो है वो बातें हो रही हैं। हम किस हद तक, पाकिस्तान की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस हद तक है, और हमें सिरे से इसकी समझ भी है क्या कि एनवायरनमेंट की अपनी एक इकोनॉमी है, लेकिन शायद पूरा मुल्क जो है जो वही करेक्टिव अप्रोच की वजह से हमें इन चीज़ों का अभी तक जो है वो, जब तक ये अप्रोच हमारी प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिव की तरफ नहीं जाती, उस वक्त तक हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो बात कर लें। ये आपने अच्छा किया कि शुरू में आपने मेंशन किए हैं वो ज़्यादातर जो डिजास्टर्स जो हैं। एक तो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। लास्ट हमारे पास आउटलाइन जवाद नईम की है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लेटेस्ट चीजें जो हैं वो अगर प्रेस में नहीं मौजूद तो शायद हमारे एस्पायरेंट्स जो हैं उनकी आंखों के सामने से भी गुजर जाती हैं, लेकिन हम मेंशन नहीं करते। मरी में क्या हुआ था दिसंबर जनवरी रिसेंटली, nobody is mentioning that. Wasn't that a natural disaster? It was a natural disaster. सडन मतलब हमारी प्रेडिक्शन, अब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था उसका फेलियर भी है। We could have estimated कि शदीद किस्म की बर्फबारी जो है वो होने वाली है, पूरी दुनिया में एस्टिमेट कर लिया जाता है, तो फिर ऐसी जगह पे क्यों नहीं किया गया? और हमारे पास कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, हमारे पास मरी एक्सप्रेसवे पे भी कंट्रोल मौजूद है जिसके ऊपर टोकन आप जब लेते हैं तो वहां से ट्रैफिक को रोका जा सकता है कि इतनी ज्यादा गाड़ियों ऊपर नहीं जानी चाहिए इसलिए कि आज शदीद बर्फबारी का। और जब अर्ली वार्निंग सिस्टम आता है तो रोड के ऊपर गाड़ियों को चनाचे रोक लिया जाता है कि आगे जाने की इजाजत नहीं, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज स्नोफॉल टुडे टुनाइट। एंड वी सी गाड़ियां जाती रही, रोड ब्लॉक हो गई। जब ट्रैफिक ब्लॉक हुई उस वक्त तक नॉर्मल था सारा कुछ, जो लोग बताते हैं नॉर्मल, मतलब धूप निकली हुई थी, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, लेकिन ये कि उसके बाद रेन स्टार्ट हो गई, गाड़ियां वापस नहीं जा सकी और सारा कुछ, और उसके बाद स्नोफॉल स्टार्ट हुई एंड दैट स्नोफॉल कंटिन्यूड फॉर आवर्स। Highest rainfall in the last 36 years of Murray's history. This is lack of preparedness for natural disasters. हम बेशुमार उसके ऊपर गवर्नमेंट पे इल्जाम लगते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, ब्लेम गेम के लिए हमें एक बहाना मिल गया और अखबारें भरी हुई हैं ब्लेम गेम से, जी उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। What was that? That was a perfect example of lack of preparedness to meet natural disasters. इल्जाम लगाए गए कि जी साथ ही आर्मी थी और सारा कुछ, उस वक्त क्यों नहीं हेलीकॉप्टर आए, उस वक्त क्यों नहीं बाहर आए। दैट इज अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस। आप स्नोफॉल के अंदर कैसे गाड़ियां पहुंचाएंगे, वो क्रेन्स पहुंचाएंगे उसके लिए, रेस्क्यू के लिए। आप स्नोफॉल के लिए अंदर मुझे दिखा दें कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं। आप दिखाते हैं कि जी सारे इल्जाम लगाए गए कि जी इतने हेलीकॉप्टर्स हैं मिलिट्री के पास, तो उनमें से कोई भी हेलीकॉप्टर जो था उस वक्त ना पहुंच सका। मुझे दिखा दें ये हेलीकॉप्टर्स स्नोफॉल में किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी साथ होना चाहिए ना। स्नोफॉल में मूव करने के लिए आपके हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेशल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, और वो भी इतनी हैवी स्नोफॉल के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। जब हम ये टेक्निकल बातें, मेरे जैसा एक आम आदमी जो है वो कर सकता है जिसके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसका स्पेशलाइजेशन ही लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स है, तो फिर उसको इन चीजों का पता है, तो आम हम बातें करते वक्त क्यों नहीं। अब इसके अंदर थोड़ा सा रोल आ जाता है मीडिया का भी, कि मीडिया जब गवर्नमेंट के अंदर, जब पब्लिक के अंदर जिसने अवेयरनेस पैदा करनी थी इन चीजों की, मीडिया इल्जाम तराशी करता है उस वक्त, फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया। इससे क्या आपको हासिल क्या होता है? फला की नलायकी, फला की नलायकी, फला की नलायकी। ये आप अवेयरनेस तो नहीं पैदा कर रहे, ये तो सिर्फ आप इल्जाम तराशी बस कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ। अब
सिविल डिफेंस की एब्सेंस, मैं दोबारा उसी की तरफ आ रहा हूँ, सिविल डिफेंस की एब्सेंस कैसे पूरी हुई? सब लोगों को पता है, अच्छा भाई जब ज्यादा बड़ा डिजास्टर्स है तो आर्मी आ जाएगी हमारी हेल्प करने के लिए, और आर्मी हर दफा पहुंच भी जाती है, वो हर जगह से हमें रेस्क्यू भी करती है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे तूफान हो, चाहे जलजला हो, चाहे जहां भी हो। आप कोई भी वीडियोस पुराने उठा के देख लें, कोई भी आप फोटोज उठा के देख लें, वहां पे आपको मेन बॉडी कौन सी नजर आती है जो आपको डिजास्टर्स में रेस्क्यू कर रही है? इट्स ऑलवेज द आर्मी, द मिलिट्री। जो मर्जी उसके बारे में आप कह लें, बहरहाल उसकी जो कंट्रीब्यूशन है हमें डिजास्टर्स से बचाने की, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस बात को, मैं देख रहा हूं कि मेंशन भी नहीं कर रहे इसको, लेकिन हमें इसका रोल जो है आर्मी का, पाकिस्तान के जो नेचुरल डिजास्टर्स में पब्लिक को बचाने का जो रोल है, उसका हमें जिक्र करना चाहिए, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दीज आर द रियलिटीज। मैं आपको बार बार कहा करता हूं कि सीएसएस में जो है वो आप रियलिटीज का जिक्र करते हैं, आप ओपिनियन से बचें। क्या जी फुला ये क्या ओपिनियन है, क्या ओपिनियन, रियलिटीज क्या है, फैक्ट्स क्या है? आपकी डिस्कशन जो है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ओपिनियंस पे नहीं बेस्ड होती। सो दैट इज व्हाई हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसके अंदर हम आदी हो गए हैं डिपेंडेंस का, वन। दूसरा, हम डिपेंड करना आदी हो गए हैं फॉरेन एड का, कि हो जाए ठीक है, फॉरेन हमें लोग जो हैं वो हम एड करेंगे। कल एक बड़ा अच्छा पॉइंट आफ्ताब इकबाल की जो था, वो एक खबरहार में उसने मेंशन कर रहा था कि कतर ने इस पूरे फीफा के ऊपर 468 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च कर दिए हैं इस पूरे, और हम इस वक्त 1 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं कि हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए चंद दिन गुजारने के लिए, लेकिन हमें नहीं मिल रहे। हालांकि दोस्त मुल्क है, हेल्प भी करता है, लेकिन इस वक्त नहीं कर रहा। क्यों? पता है कि ये तो अपने पैरों पे खड़े होते नहीं है सिरे से। सो उस किस्म के, सो ये है अब हमारी पोजीशन। सो हम अगर ये समझे कि जी फॉरेन एड आएगी और वही हमारी हेल्प करेंगे, तो मौजूदा फ्लड्स में हमने देख लिया है कि ज्यादातर दोस्त ममालिक ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, उन्होंने अपने हाथ जो थे वो उठा लिए थे। उन्होंने कहा था कि जी हम एड आपको नहीं देंगे। उन्होंने अपने स्टाफ जो था पाकिस्तान के अंदर उसको इंक्रीज कर लिया और उसके थ्रू डिसेमिनेट की अपनी एड जो उन्होंने करनी थी, बट नॉट थ्रू दी थ्रू जिस तरीके से पहले किया करते थे कि पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, बिकॉज उसके अंदर शदीद किस्म की करप्शन जो है उसकी स्टोरीज मौजूद है। सो हमें नेचुरल डिजास्टर्स की प्रिपेयर्डनेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आंखें खोलें, अपने आसपास देखें। दिस इज एसए। मैं सीएसएस एसए में हमेशा आपको कहता हूं, सीएसएस के अंदर करंट सिचुएशन के साथ जब तक आप पास्ट एक्सपीरियंस को नहीं जोड़ेंगे या फ्यूचर के उसकी प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई भी डिस्कशन जो है वो बेकार है। चीजों को रिपीट करते रहना सिर्फ जो है वो डिस्कशन नहीं कहलाता। ओके, to the next. Our next presentation of the outline is by Jawad Naeem. This is the last outline for today. Or we are next on screen. You will watch the outline. जी जवाद नईम, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलो मेंबर्स। टॉपिक से जिस तरह आप सब आगाह हैं कि पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस टू मीट नेचुरल डिजास्टर्स, इस टॉपिक को मैंने जिस तरह कॉम्प्रिहेंड किया और मैं जिस तरह लेके चला, तो मैंने पहले ओवरव्यू दिया है कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स मेजर रहे हैं पाकिस्तान में। हेडिंग 2 में मैंने मेंशन किया। हेडिंग 3 जो है वो मेरी बेसिकली उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रही है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू मीट नेचुरल डिजास्टर्स। 4 में मैंने उसकी एक केस स्टडी से रिलेट किया जो पाकिस्तान में रिसेंट फ्लड्स आए हैं, और 5 में मैंने वे फॉरवर्ड। अब हम इसमें जो है हेडिंग 3 जो है वो बेसिकली मेरी जो मेन टॉपिक की जिस्ट है उस पे है कि पाकिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो इसमें जो मैंने पहला आर्गुमेंट दिया है वो ये है कि जो पुअर गवर्नेंस है हमारी, उसकी वजह से जो है हमारे प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच है कि हम चीज़ों को हमेशा जो है जब इवेंट हो चुका होता है उसके बाद में देखते हैं कि
आउटकम जब निकल आता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर का कि हमें ये करना चाहिए था, तो रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच हमने रखती हुई रादर देन कि हम एक उसको प्रीएम्प्टिवली प्लान करें किसी भी चीज़ को इन नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल करने का। इसमें एक आर्टिकल था डॉन में पब्लिश हुआ था, उसमें ये था कि अप टिल मिड 20th सेंचुरी जो है वर्ल्ड नेशंस उनकी रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच होती थी। किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बाद जो है वो उसके अगेंस्ट प्लानिंग करते थे कि हमने नेक्स्ट ऐसे इवेंट को कैसे मैनेज करना है। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सोच अभी तक प्रिवेल करती है कि हम हमेशा जो है आउटकम या रिस्पॉन्स सेंटर्ड अप्रोच रखते हैं रादर देन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। हालांकि वर्ल्ड नेशंस जो है वो ट्रांजिशन कर गई हैं टुवर्ड्स प्रीएम्प्टिव मेजर्स। तो ये पहली रीजन है कि हम नेचुरल डिजास्टर्स अपने मैनेज नहीं कर पाते और हमेशा नुकसान होता है। जो सेकंड रीजन है 3B में जो मैंने मेंशन की भी है कि वो इस वक्त प्रेजेंटली जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि हम जो है हमेशा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी इस वक्त भी देख लें तो एक इशू यही चल रहे होते हैं कि पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग हो रही होती है और आप लोग एक दूसरे के ऊपर यही कह रहे होते हैं कि यूनिटी नजर नहीं आती किसी चीज में। और ये चीज हमें सबसे ज्यादा नजर आई है अनफॉर्चुनेटली इन फ्लड्स में भी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स में जो है डेविएशन थी, फंड्स में प्रॉब्लम थी, कोई लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी कि उसमें भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी थी कि हेट्रेड स्पीचेस और ऑपोजिशन की मूवमेंट्स जो चल रही थी वो भी मतलब कि ये चीज ऐसी है कि इससे पाकिस्तान की जो यूनिटी है वो और ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है। तो इसमें मैंने दो रेफरेंसेस दिए में आर्टिकल्स, एक मलिहा लोधी का आर्टिकल था और एक जो है पुराना एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिनमें ये बताया हुआ है कि हमने पुराने लेसन से भी लर्न किया है, जिसमें हमारे 2005 का अर्थक्वेक था और 1973 के फ्लड्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली हम उससे भी नहीं कर सके। 3C जो मेरी हेडिंग है वो उससे रिलेट कर रही है कि हमारे सेंट्रल प्रोविंस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो रीज़न उसकी यही है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब डिफरेंट हो और पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ये आता है कि पीडीएमएज और एनडीएमए जो फेडरल लेवल पे और पीडीएमएज जो हमारे हैं प्रोविंशियल लेवल पे उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, उनको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते, सफिशिएंटली बजट नहीं होता उनके पास कि वो फंक्शन कर सकें। तो इस वजह से जो होता है ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने भी हमारे एनालिसिस पाकिस्तान की स्टडी में किया था कि एनडीएमएज और पीडीएमएज के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो चीज़ जो है कर सके। और फिर हमारा एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारी एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने ऑलरेडी 18th अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको एनहांस करने की कोशिश तो की थ्रू आर्टिकल प्रोविजन, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है जो लोकली एरियाज में जाके मैनेज कर सकें डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को और इन चीज़ों को। जो फोर्थ है 3D उसमें मैंने किया है इनसफिशिएंटली बजटरी एलोकेशन के। इसमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि हम जो है बजट्स या अपने बजट्स में नेचुरल डिजास्टर्स को इतना ज़्यादा नहीं इनकलकेट करते। हम जो हमारे की प्रायोरिटी एरियाज होते हैं जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी और नेचुरल डिजास्टर्स, इनको हम लीस्ट प्रायोरिटाइज रखते हैं, सफिशिएंट बजट नहीं हम एलोकेट करते। इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान ओनली स्पेंड्स अप टू 1 to 2% ऑफ बजट ऑन नेचुरल डिजास्टर्स विच इज़ नॉट सफिशिएंट, जबकि हमारा जो इम्पैक्ट होता है, जो नुकसान होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो एनडीएमएज एंड पीडीएमएज। इसमें बेसिकली एनडीएमए एक्ट जो 2010 में था उसमें ये चीज़ थी कि हर प्रोविंस में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा सेटअप होना है जिसका एक सेपरेट स्टाफ होगा और उनकी वर्किंग मैकेनिज्म होगा और कोऑर्डिनेशन होगी आपस में पीडीएमएज की भी और एनडीएमए की। बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हम कर नहीं सके, इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमने रूल्स में वो चीज़ें लिख तो दी हैं बट प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना और लेके आना वो हमने नहीं किया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में हमने एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इस्टेब्लिश किया, वो भी हमने यूके डीएफआईडी की और यूएनडीपी की असिस्टेंस से किया था। सर प्लीज नीचे कीजिएगा। इसी में अगली एग्जांपल जो है कि पंजाब को जो फंड्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होते कि अपना वो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो है रिपोर्ट थी कि इनसफिशिएंट बजट या इनसफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, इस वजह से जो है वो नहीं कर सके। 3F पॉइंट जो है वो हमारा, जिस तरह सर भी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम हमेशा जो है एक्सेसिव डिपेंडेंस रहती है हमारी फॉरेन कंट्रीज पे या फॉरेन एड पे। हमारी ये
अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की आदत बन चुकी है कि दे आर ऑलवेज अप टू समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि खुद इन सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा जो है फॉरेन एड्स पे डिपेंडेंट और लोन्स पे डिपेंडेंट। इस साइकी ने और इन चीज़ों ने जो है अंडरमाइन किया हमारी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को, और इस वजह से जो है अनफॉर्चुनेटली ना कि सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स बल्कि सारे जितने भी हमारे कंटूर्स हैं, इकोनॉमी हो गया और जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे रादर देन कि हम अपनी इकोनॉमी को इंटरनल मेजर्स लेके हम उसको इन्हांस करें। इसमें भी मैंने 2 रेफरेंसेस दिए हुए हैं। एक यूएस एड की रिपोर्ट है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान ने अभी तक कितने ऑलमोस्ट ग्रांट्स बाय फॉरेन एड के थ्रू लिए हैं, और दूसरा मैंने एक और आर्टिकल है वो आप लोग देख सकते हैं। जो 7th पॉइंट है मेरा, इसमें मैंने मेंशन किया है कि रिस्ट्रिक्टिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल एंड INGOs, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें भी एक आर्टिकल मैं पढ़ा था, उसमें ये था कि जो INGOs होती हैं वो बेसिकली एक कलेक्टिव बॉडीज होती हैं जिनका पर्पस स्पेसिफिक होता है, तो उनको बेहतर होता है कि वो ऐसे डिजास्टर्स इवेंट्स को मैनेज कर सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ को भी डिस्करेज किया जाता है, पाकिस्तान में INGOs को प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, दे ट्राई टू चैंपियन देमसेल्व्स एज सेवियर्स रादर देन टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स कि आप किस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो INGOs का रोल नहीं है। हमारी कंट्रीज में सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान वाली साइड पे, जिस तरह भी KPK में स्वात वाली साइड पे फ्लड्स आए हैं, तो ये बेसिकली इसका एक डायनामिक एक सिक्योरिटी पर्पस से आ जाता है कि सिक्योरिटी की वजह से उनको नहीं हम प्रमोट करते, बट मेजर्स लेने चाहिए, इसको करना चाहिए। एंड लास्टली इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी सिर्फ 6 to 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर करती हैं एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और आउटडेटेड करिकुलम है। इसके अलावा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो है PhD ऑफर करती है, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इंडिया में ऑलमोस्ट 60-70 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो हमारे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की बड़ी कमी है जो कि एक्चुअली प्रीएम्प्टिव मेजर्स प्लान कर सकें और जो पूरे प्रोसेस को समझते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो। जो 4th हेडिंग है उसमें बेसिकली इसी चीज़ को मैंने रिलेट किया है जो हमारी रिसेंट फ्लड्स आए हैं। तो रिसेंट फ्लड्स जो हैं वो हमारे इस चीज़ का सबूत है कि हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस अभी क्या है, क्योंकि ऑल्दो हमने NDMA और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वगैरह ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, बट स्टिल अभी प्रॉब्लम्स हर साल यही आते हैं कि फ्लड्स आ गए और कोई उसमें रिस्पॉन्स अप्रोच हमारी नहीं होती। तो ये भी रिसेंटली फ्लड जो है उनमें एक तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज हुए हैं। ये मैंने रिपोर्ट्स मेंशन की हुई हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि कितने किस लेवल का इम्पैक्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट्स किस लेवल की हुई हैं फ्लड्स की वजह से, इसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर को कितना हमारा नुकसान पहुंचा है, और इससे अल्टीमेटली फिर जो है हमारी हर चीज़ इम्पैक्ट अफेक्ट होती है। फूड इनसिक्योरिटी भी इससे रिलेटेड है, वाटर क्राइसिस भी इससे रिलेटेड है। तो ये सारी इंटर डिपेंडेंट चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कलेक्टिवली हमारी फिर नेशनल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है उसको ये जो है नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सॉवरेनिटी को ये थ्रेटन कर रही हैं चीज़ें, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल विल और उसमें वो नज़र नहीं आती कि इस चीज़ों को हमेशा वो सॉफ्ट एलिमेंट्स या माइनर एरियाज के तौर पे ट्रीट करते हैं। 4C में एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर है, वो इस वजह से कि जिस तरह डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं फ्लड्स में, जिस तरह जितने भी ऑलरेडी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का हमारे मुल्क में, बट ऑलरेडी इससे जो एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको और ज़्यादा जो है इन्हांस करने में फ्लड्स ने रोल प्ले किया है। ये सेव द चिल्ड्रन का एक आर्टिकल था, उसमें ये बताया कि फ्लड्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट्स में लोग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे कहीं वहाँ पे आके ठहरे, जिसकी वजह से स्कूल्स प्राइमरी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई बच्चों की। तो ये एक एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हमारा जो है, और वाइड रेंज ऑफ हेल्थ सेक्टर और जेंडर इनसिक्योरिटी। इसमें WHO की स्टडी थी कि ऑलमोस्ट हमारी इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्पैक्ट हुई हैं, और जेंडर इनसिक्योरिटी में इसमें बेसिकली मैंने इधर एज सच मेंशन तो नहीं किया, बट इसमें यही था कि जेंडर जो वुमेन होती हैं हमारी, वो अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर प्रोन टू
violence during these events and everything, mental trauma and psychological जितने भी health issues women जो face करती हैं, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा इसमें जो भी problems थी जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी वुमेन्स, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स वगैरह जिस तरह भी हुए, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिर अब वे फॉरवर्ड क्या है कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कंसिडरिंग द चैलेंजेस। तो सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज को जो ऑलरेडी हैं उनको प्रायोरिटाइज करके और प्री सेंट्रिक अप्रोच लेनी चाहिए रादर देन रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच। हमें प्री एम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए। अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्री एम्प्ट कर सकते हैं। फ्लड्स की आप अगर फ्लड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, मगर फ्लड्स को अगर आप ये देखें कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री अगर आप देखें, तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए, फ्लड वार्निंग्स इशू करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हमारी अथॉरिटीज को, पीडीएमएस को, एनडीएमएस को, उनको रोल प्ले करना चाहिए और ये फ्लड वार्निंग्स हर एक स्पेसिफिक सीजन के अगेंस्ट देनी चाहिए। सेकेंडली, सफिशिएंटली बजटरी एलोकेशन, जिस तरह वही है कि एक स्पेसिफिक बजट होना चाहिए जो कि सिर्फ हो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, रादर देन कि हम जब वो इवेंट अकर हो जाता है तो उसके बाद फॉरेन एड होते हैं, तो हमें पहले ही कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स अपने जो होते हैं बजट में, एनुअल बजट में, वो इनकॉर्पोरेट करने चाहिए कि हम नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथन एनडीएमएस एंड पीडीएमएस, ये जिस तरह ऊपर रिलेट करता है। फोर्थ, प्रमोट डिजास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड एक्सपर्ट्स इन द कंट्री। इससे ये होगा कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का जो होता है, ही इज बेटर प्रोन टू एनालाइजिंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। हम नॉर्मली हमारा ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो एक्चुअली उन पोजीशंस पे बैठे होते हैं, और फिर प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एक्सपर्ट्स उनकी फिर पार्टिसिपेशन भी कम होती है टेक्नोक्रेट्स की और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बढ़ाएं, बाहर से हम हायर करें और इन चीज़ों को जो है प्रमोट करें। लास्टली, हमें एग्जांपल्स लेनी चाहिए उन कंट्रीज से जिन्होंने डिजास्टर्स को इफेक्टिवली मैनेज किया। स्विट्जरलैंड की एग्जांपल ये है कि उन्होंने एक एडिकेट बजटरी मैकेनिज्म और फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रीएम्प्टिव प्लानिंग में उनका है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल जापान की हम ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि एक और अभी आउटलाइन डिस्कस हो रही थी और ये फैक्ट भी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ऐसी वो हमारी लोकेशन जियोग्राफिकल ऐसी है कि वी आर प्रोन टू अर्थक्वेक जोन। तो हम क्या इसमें मेजर्स ले सकते हैं? हम जापान की एग्जांपल ले सकते हैं। हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। वी कैन मूव टुवर्ड्स सीस्मिक डिजाइंस एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स स्टील स्ट्रक्चर्स एंड रेवोल्यूशनाइज द टेक्नोलॉजी सो दैट अर्थक्वेक का इम्पैक्ट, अर्थक्वेक क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है एज कम्पेयर टू फ्लड्स या बाकी नेचुरल डिजास्टर्स देखें, तो एटलीस्ट उससे हम एक नुकसान मिटिगेट कर सकते हैं कि नुकसान अगर अल्लाह माफ करे ज़्यादा सेवेरिटी का भी अर्थक्वेक अटक, तो उससे ये है कि नुकसान हम मिटिगेट कर सकें थ्रू द एग्जांपल ऑफ जापान। तो बाय दिस आई कंक्लूड सर, अप टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जवाद नईम, आपका प्रेजेंटेशन मेथड बहुत अच्छा है, आपने काफी इसके ऊपर मेहनत की है। बड़े कंसाइज और प्रिसाइज अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं अपना सारा मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है वो एक बड़ी अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव, एक मैं चीज मेंशन करना चाहूंगा, जापान की मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स व रेवोल्यूशनाइजिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जापान की जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि वहां पे भी फ्लड, ये जो अर्थक्वेक्स अक्सर आते रहते हैं। एक वीडियो आज से को मेरा ले को 3 या 4 साल पहले कोई एक अर्थक्वेक आया जापान के अंदर, जिसमें एक वीडियो काफी वायरल हुई थी इसकी, जिसके अंदर उनकी जो बिल्डिंग्स हैं और हाई राइजर्स, ये नहीं कोई छोटी मोटी बिल्डिंग्स, मतलब कोई अबाउट 50 to 60 स्टोरीज बिल्डिंग्स है जो मूव कर रही हैं अर्थक्वेक के अंदर, और उनकी मूवमेंट जो है वो 2 से 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट, मतलब वो 1 मीटर के करीब मूवमेंट जो है उनकी टॉप बिल्डिंग जो है वो एक से राइट से लेफ्ट जो जिधर भी हो रही है उसके अंदर मूवमेंट देखी जा सकती है। टॉल बिल्डिंग्स हैं और वो ऐसे मूव कर रही हैं जैसे खिलौने मूव करते हैं, एंड स्टिल दे आर सेफ। हाउ डू दे डू इट? और इसी तरीके से जितनी हाई राइजर्स हैं जापान के अंदर, उनके अंदर और चाइना के अंदर भी, ज्यादातर जो हाई राइजर्स हैं आजकल, वो सारी की सारी दे आर सेफ एज फार एज द अर्थक्वेक इज कंसर्न, और वो मूव करती हैं बकायदा ऊपर। बुर्ज खलीफा की मिसाल दी जा सकती है कि बुर्ज खलीफा की जो टॉप है, जो टॉप कोई 15 से 20 जो मंजिलें हैं, वो रेजिडेंशियल नहीं है,
और उनको कभी भी रेजिडेंशियल किसी पर्पस के लिए जो है वो नहीं रखा जाता, स्पेशली जो टॉप 10 से 12 जो मंजिलें हैं, इसलिए कि वहां पे सिर्फ लेबोरेटरीज और स्टोरेज और इस किस्म की चीजें हैं, इसलिए कि उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा है कि वहां पे आम आदमी जो है वो रहे तो उसको नौजिया फील होता है, वहां पे मूवमेंट इतनी ज्यादा है उसकी और हर वक्त है। तो ये बिल्डिंग्स हैं जो इतनी बड़े शदीद किस्म की हवा इतनी तेज है, और टॉप पे जाहिर है हवा और ज्यादा तेज है, तो हर वक्त वहां पे हवा का मसला मौजूद है और बड़े शदीद किस्म के तूफान उसने इस दौरान देखे हैं। और अगर उसकी आप मूवमेंट देखें तो जो जीपीएस है वो एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट 1 मीटर पे भी लोकेट नहीं कर पाता, कभी कभार उसकी मूवमेंट जो है वो 2 मीटर से भी ऊपर जो है वो चली जाती है टॉप की उसकी। ये टेक्नोलॉजी कहां से हर दुनिया में आती है? दिस इज ऑल प्रीएम्प्टिव, दिस इज ऑल प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव अप्रोच। पता है कि ये हादसे होने हैं, तो फिर अगर हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना रहे हैं मैदान उसमें पहाड़ी इलाकों में, जिन्होंने 1-2 झटके आने हैं और उसके बाद उन्होंने जमीन बोस हो जाना है, तो डेफिनेटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर्स, नॉट ट्राइंग टू अवॉइड द डिजास्टर्स। इसके साथ मैं आज की मीटिंग जो है वो एंड करूंगा, और हमें इस सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिस्कशन के बाद ये समझ आती है कि जो सारा मकसद था ऐसे डिस्कशन फोरम का, वो मेरा मकसद ही ये था डिस्कशन के अंदर कि आपको एक टॉपिक के ऊपर इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च डेवलपमेंट सारी जो है वो डिस्कशन मिले, और उसको आप जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी आउटलाइंस डेवलप कर सकें, और फिर अपनी जो है वो एसेज डेवलप कर सकें और मटेरियल आपके पास मौजूद हो। जो काफी सारे लोगों की तरफ से जो चीजें आ रही हैं इस वक्त, मुझे जो मैसेजेस काफी सारे आते हैं थैंक यू के और मुख्तलिफ किस्म के, कि और कोई ऐसा फोरम एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में जहां पे किसी एक टॉपिक के ऊपर इतनी डिटेल से किसी किसी के ऊपर डिस्कशन हो, और जिसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें इतने शॉर्ट टाइम में जो है वो डिस्कस कर ली जाएं, और वो भी रिटन फॉर्म में लोगों के सामने जो है वो आ जाए। ये कोई डिस्कशन पैनल नहीं बैठा हुआ जिसने बातें करके बस चले जाना है, नहीं, रिटन चीजें स्टूडेंट्स के सामने हमेशा यूज करने के लिए मौजूद है। So this is the utility of this forum. Thank you very much. I thank all the presenters for the time they have given to this research, and to all the attendees who have taken time out of their Sunday and attending these meetings. Thank you very much.